बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में आपको हमने फोर्स के बारे में, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था। उसी की कंटिन्यूशन क्लास है आज भी। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आज हमारा टॉपिक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट ये है, व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स is applied on a body, it produces an acceleration in the direction of force, which is directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass of the body. This is the statement of Newton's second law of motion, and in this statement we can see and understand the terms used in this statement. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक अनबैलेंस फोर्स का तस्करा आया है, फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का तस्करा आया है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की इंपॉर्टेंस का तस्करा आया है। तो सबसे पहली बात तो यहां ये है कि अगर अनबैलेंस फोर्स है और किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है और फिर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यकीनी बात है कि या तो वो बॉडी स्टॉप थी और वो उसके ऊपर एक फोर्स लगी और उसने चलना शुरू कर दिया, एक्सेलरेट होना शुरू कर दिया। दिस इज द सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक बॉडी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी, इसके ऊपर एक फोर्स लगी, इसने तेज चलना शुरू कर दिया। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास यहां जब भी अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगती है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसकी डायरेक्शन वही होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यानी एक फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ही के बराबर होगा, या यूं कह लीजिए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है। अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड होगी इस तरह से, और अगर कोई फोर्स जो है वो इस तरह स्ट्रेटली इसमें अप्लाई होती है तो ये भी स्ट्रेट होता चला जाएगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। नाउ इससे पहले कि मैं इसके बाद की स्टेटमेंट आपको बताऊं और ये आगे की डेरिवेशन आपको समझाऊं, इसमें देखिए एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है प्रोपोर्शनल, और वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर एक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों बातों को जरा समझ लीजिए ताकि आइंदा का काम हमारे लिए आसान हो जाए। एक बात अब तक जो मैंने आपको बात बताई, इसमें एक बात तो क्लियर हो गई कि एक फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर, अनबैलेंस फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है तो वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है, और फोर्स की डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, ये दो क्वांटिटीज हमारे पास दो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। दो वेरिएबल क्वांटिटीज का मतलब है कि दोनों वेरी कर सकती हैं, कांस्टेंट नहीं है। अगर ये 3 है तो 4 भी हो सकती है, ये x है, ये y है, ये a है, ये b है, कुछ भी हो सकती है। ये दो क्वांटिटीज हैं और इन दोनों क्वांटिटीज में जब वेरिएशन है तो इसको इंक्रीज कर दिया। a क्वांटिटी जो है इसको हम वेरी करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि b भी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि इसको इंक्रीज करते हैं, ए क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उसके मुकाबले में बी क्वांटिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई, तो क्या होता है कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। आम जिंदगी में भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को खूब डील कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर हमारे यहाँ जो पैदावार होती है, फॉर एग्जाम्पल चलिए पोटैटोज यानी आलू की पैदावार ज्यादा हो गई,
क्वांटिटी बढ़ गई। दो बड़ी अहम चीजें होती हैं, क्वांटिटी, प्राइस। क्वांटिटी ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पैदावार हुई, ऑटोमेटिकली प्राइस की कीमत नीचे आ जाएगी, यानी प्राइसेस जो है उसकी नीचे आ जाएंगी। और इस तरह से एक चीज इंक्रीज कर रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन? एग्जैक्टली, ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएंगे कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो रही है। लेकिन यही चीज ऐसे भी होती है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर कोई वायरस फैल जाए किसी इलाके में, वायरस फैल गया, इसका मतलब है कि ये या वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, तो एक फैक्टर है वायरल इन्फेक्शन, ये इंक्रीज कर रहा है और उसके मुकाबले में उससे इन्फेक्ट होने वाले जो मरीज हैं वो भी ज्यादा होते चले जा रहे हैं। ठीक है, या यूं समझ लीजिए कि इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स हैं अगर वो इंक्रीज करते हैं तो जो मेडिसिन्स की जो सेल है वो भी बढ़ जाती है। यहां मरीज ज्यादा हो रहे हैं, यहां मेडिसिन्स की सेल भी ज्यादा हो रही है, तो दोनों आपस में इंक्रीज कर रहे हैं। जब दोनों इंक्रीज करेंगे, दोनों फैक्टर्स इंक्रीज करेंगे तो ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इसी तरीके से मरीज कम होना शुरू हो गए और सेल भी कम होना शुरू हो जाएगी, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसको कहते हैं कि दो फैक्टर्स हैं, दोनों इंक्रीज कर जाएं या दोनों डिक्रीज कर जाएं साइमल्टेनियसली, या तो दोनों इंक्रीज कर जाएं तब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, साइमल्टेनियसली दोनों डिक्रीज कर जाएं तब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाता है। अब यहां पे हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के तो फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो हकीकत भी यही नजर आती है, आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ज्यादा तेजी से आगे जाएगा, ज्यादा एक्सेलरेट होगा। आप कम फोर्स लगाएंगे तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा, कम एक्सेलरेट होगा। दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन। अच्छा, अब यही एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज बिगर, इस पे जो अप्लाई होने वाली फोर्स है जितनी भी लगेगी इस बॉडी के मास के ज्यादा होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। जैसे आप बहुत बड़े मास के ऊपर फोर्स लगाते हैं और एक, यानी यूं समझ लें, एक बहुत बड़ा गोल पत्थर है उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और एक टेनिस की बॉल के ऊपर वही फोर्स लगाते हैं। डेफिनेटली बड़े पत्थर के ऊपर जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं उससे वो बहुत स्लोली आगे कहीं जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन जो टेनिस की बॉल है वो उतनी ही फोर्स लगाने पर बहुत दूर तक जाएगी और फिर ज्यादा फासला तय करके रुकेगी। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब आप क्या करें? अब आप फोर्स बढ़ाते जाएं या मास बढ़ाते जाएं तो पता ये चलता है कि आप एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हैं फोर्स बढ़ाने की वजह से, और एक्सेलरेशन जो इंक्रीज कर रहा है तो मास कम होना चाहिए तब इंक्रीज करेगा। जैसे टेनिस की बॉल का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। ये बात क्लियर हुई? मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। आपने फोर्स लगाई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ये एक्सेलरेशन मास के इनवर्स प्रोपोर्शन है। कैसे? मास ज्यादा होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम मूव करेगा, इसमें एक्सेलरेशन कम होगा। मास छोटा सा है, टेनिस की बॉल है, आपने फोर्स लगाई थी और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया था, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये ज्यादा हो जाएगा इसलिए कि मास कम हो गया। तो एक चीज कम हो रही है, एक चीज बढ़ रही है, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अच्छा, अब यहां पे अगर हम F को अप्लाइड फोर्स ले लें, M को मास ऑफ द बॉडी और A को एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो ले लें,
तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यहां स्टेटमेंट में हमारे पास इस जगह पे यहां से लेके और यहां तक आप देख सकते हैं कि इसमें दो बातें कही जा रही हैं, which is का मतलब यहां पे ये है acceleration is directly proportional to the force, acceleration is directly proportional to the force, ये proportional का साइन है, याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों फैक्टर्स को इस तरह से लिखा जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में 1 अपॉन करके लिखा जाता है, लेकिन ये एक साइन है प्रोपोर्शनल का जिसे हम डायरेक्ट और इनवर्स में दोनों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि डायरेक्ट में 1 अपॉन नहीं होता और डायरेक्ट में 1 अपॉन नहीं होता और इनवर्स में 1 अपॉन करके इनवर्स करके रेसिप्रोकल फॉर्म में इसको लिखा जाता है। सो दिस इज द मेथोडोलॉजी ऑफ राइटिंग डाउन the proportion sign when two given values or two unknown values or two given factors are given to you। तो ये हमारे पास इस तरह की दो वैल्यूज आ रही हैं कि a is directly proportional to the force, ये बन गया a is inversely proportional to the mass, तो मास को यहां नहीं रखेंगे, 1 अपॉन करने से ये पता चल जाएगा कि अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। अच्छा, ये दो इक्वेशंस नहीं है, ये दो एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास जिनको जब कंबाइन करेंगे तो आप समझ लें कि एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ जिस तरह से रख दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जब इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो यहां पे दोनों पे एक ही ए आ जाएगा। मैं 1 और 2 को कंबाइन कर रहा हूं, एक ही ए आ जाएगा, ये F1 की जगह पर आ जाएगा और अपॉन M अपनी जगह पर, यानी इसको इसके ऊपर फिट कर दे तो सुपर इम्पोज कर दे तो हमारे पास A इज प्रोपोर्शनल टू F अपॉन M, A इज प्रोपोर्शनल टू F अपॉन M, ये इस तरह से कंबाइन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज हम कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांगली और प्रिसाइजली नहीं कर सकते। यानी एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हमारे पास इक्वालिटी और एक इक्वेशन फॉर्म होनी चाहिए। तो ये जो प्रोपोर्शन साइन है, याद रखिएगा, प्रोपोर्शन साइन को जब भी खत्म करते हैं तो दो अपीयरेंसेस होती हैं। प्रोपोर्शन का साइन खत्म होता है और दो अपीयरेंसेस आती है, नंबर 1 इक्वल का साइन और नंबर 2 एक कांस्टेंट वैल्यू, इक्वल साइन और कांस्टेंट वैल्यू। तो हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शन के साइन को खत्म किया और उसकी जगह पर एक इक्वल साइन लिखा और एक कांस्टेंट के लिखा। ठीक है, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, के इज अ कांस्टेंट। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नीचे m है डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ma बन जाएगा। ma इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय f, k मल्टीप्लाई बाय f, डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन। और इसको अगर मैं इसकी साइड्स चेंज कर दूं तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट बना दिया और लेफ्ट हैंड साइड को राइट बना दिया, और चूंकि पूरी साइड्स चेंज हो रही हैं इसलिए प्लस से माइनस या माइनस से प्लस नहीं होगा। तो के एफ इक्वल्स टू एम ए, और के को वापस यहां नीचे ले आएंगे, के को वापस नीचे ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोबारा से, तो ये नीचे चला जाएगा 1 अपॉन के और मल्टीप्लाई बाय एम ए। वो क्यों कि आप देख रहे हैं कि ये जो के लिखा हुआ है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके एम ए के नीचे आएगा, लेकिन मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, दैट इज ट्रू, कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन के एम ए, ये हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब एक बात बहुत अहम, देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जो फोर्स है, फोर्स बेसिकली किस तरह से डिफाइन की जाती है? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और इस तरह से ये जो फोर्स है हमारे पास, ये इसका एसआई यूनिट होता है। इसी तरीके एक होता है, मैं भी आपको बताता हूं,
इसी तरह से मास, इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। इसी तरह एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मास का यूनिट हो गया, ये एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया, और यहां पे अब इसका यूनिट हमें तैयार करना है फोर्स का। तो क्या होता है कि मास का यूनिट तो किलोग्राम आ गया और ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करना है, मास को और एक्सेलरेशन को, तो हमें क्या मिलेगी, फोर्स मिलेगी। लेकिन अगर हम इसके यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा, हमें फोर्स का यूनिट मिल जाएगा। तो हम यहां पर ये करते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब हम यहां पर देखते हैं मास का यूनिट क्या है जी, किलोग्राम है, किलोग्राम लिख दिया, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक बड़ा सा यूनिट हमारे पास आया, इसको कंसाइजली हम न्यूटन कहते हैं, न्यूटन। सो दिस इज डिफाइंड एज द न्यूटन। और ये न्यूटन क्या है, ये न्यूटन क्या है, न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स का, जो कि हमारे पास इक्वल होता है किसके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं किसी पर, अब आप जरा इस बात को गौर से देखिएगा, हमारा टॉपिक ये चल रहा है, हम इसी के कंटिन्यूशन में आपको ये बात समझा रहे हैं। ये एक मास है, ये एक बॉडी है, इसका मास 1 किलोग्राम है, इसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगी और इसमें 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसिंग द एक्सेलरेशन having certain force when it is applied on the body। फिर सुन लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है, इसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगती है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। अब ऐसे में जब हमारे पास ये 1 किलोग्राम, सॉरी ये 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 1 किलोग्राम का मास यहां रखा हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो के की क्या वैल्यू बनेगी, के की वैल्यू बनेगी 1। सो इन दिस फॉर्म वी डिसाइड दैट k is equal to 1 in SI यूनिट। SI यूनिट में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि K की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ताकि हमारे पास 1 न्यूटन की फोर्स मिल सके। अगर ये K की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या बनेगा, ये F इज इक्वल टू 1/1 बन जाएगा, MA, और F इज इक्वल टू 1/1 तो खत्म हो जाएगा, MA। ये हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव होता है किसका, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो अजीज तलबा, हमने आज के लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिटेल से पढ़ा। आप इस लेक्चर को एक दफा फिर देखिएगा और फिर उसके बाद आप इसको समझने की और अपने तौर पे इस पूरी डेरिवेशन को करने की कोशिश कीजिएगा, एक दफा देख के और एक दफा बगैर देखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।